Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Rees. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जो कि बुध के रोज़ केस की समाअत करेगा। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। इस मामले पर गुज़िश्ता हफ्ते चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुलाकात हुई। उसके बाद इंक्वायरी कमीशन के जरिए मामला हल करने का फैसला किया गया था। हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ वफाकी कैबिनेट के इजलास में साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी की कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया, लेकिन आज उन्होंने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म के नाम अपने ख़त में जस्टिस साहब ने लिखा है कि खुद पर इत्माद करने पर कैबिनेट का मशकूर हूँ। मैं इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत करता हूँ। 6 जजेस का ख़त और इंक्वायरी कमीशन की तश्कील आर्टिकल 209 के ज़िम्मे में नहीं आते। जो ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया उसकी कमीशन के ज़रिए इंक्वायरी मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस मामले को इदारे की सतह पर हल करें। गुज़िश्ता हफ्ते हमने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर कानूनी माहिरीन से बात की, उनका क्या ओपिनियन था, ज़रा देखिए। बिल्कुल ये सोल्यूशन नहीं है। आई हैव सीरियस रिजर्वेशंस व्हाई द प्राइम मिनिस्टर मेट द चीफ जस्टिस। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ द बिजनेस। इसमें सू मोटो होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठना चाहिए था। द पीएम इज एन एक्यूज्ड इन दिस केस। अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 दफा फुल कोर्ट 15-15 जजेस बैठ के एक फैसला करते हैं, तो क्या हमें सुप्रीम कोर्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए? कमीशन बनी, एतमाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एतमाद एक ही तरह से आएगा, फुल कोर्ट बैठना चाहिए इस इशू पे। मरहबा साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज चीफ जस्टिस ने जजेस को खत से मुतालिक सो मोटो ले लिया है। इसके बाद फिर खबर आई कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। आपके ख्याल से अज़गुत नोटिस की वजह यही थी कि उनको आइडिया हो गया था या कोई और वजह हो सकती है? शुक्रिया फरिया। देखिए, उन्होंने बताई है, वजूहात बताई हैं, और जो तसद्दुक जिलानी साहब ने वजूहात बताई हैं उससे तो लगता यह है कि हुकूमत ने उनसे मशवरा ही नहीं किया था, यानी उनकी कंसर्न ही शामिल नहीं की थी, ना उनसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर बात हुई थी। क्योंकि जब अगर आप किसी को नोटिफाई करें इर्रिस्पेक्टिव के उस पे कमीशन पे जो वकला का और दूसरों का एतराज़ है उससे हट के भी अगर आप सिर्फ इसी को देख लें तो उससे नज़र ये आता है कि हुकूमत ने बहुत ही जल्दबाजी में चीज़ की और जिस अंदाज में की, क्योंकि सबसे पहले किसी का नाम लेने से पहले सबसे पहले उसकी कंसर्न ली जाती है। फिर आप जब जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं, तो वो डिस्कस की जाती है, उसके बाद चीज़ नोटिफाई होती है। इसीलिए ये जो फैसला है, आज जो चीफ जस्टिस ने फैसला किया है, मेरे नुक्ते नज़र से, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे नुक्ते नज़र से ये हुकूमत और ख़ुद जुडिशरी के लिए सेटबैक भी है और एम्बैरेसिंग भी है। क्योंकि जो वज़ीर आज़म ने मुलाकात की थी चीफ जस्टिस से, वो चीफ जस्टिस की रिक्वेस्ट पे की थी, और उसके बाद एक कमीशन जो है वो बनाने का फैसला किया गया। अब अगर उनसे और उसमें ये बात हुई होगी यकीनी तौर पे, उसी के बाद वज़ीर आज़म ने आगे कमीशन बनाया, तो कैबिनेट जिसने ये डिसीजन किया, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ जस्टिस हिमसेल्फ, ये उन सब के लिए मेरे नुक्ते नज़र से सेटबैक भी है, एम्बैरेसिंग भी है। लेकिन एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यही होना चाहिए था, और पहले दिन भी यही होना चाहिए था कि क्योंकि ये जुडिशरी का अपना मामला है, इसलिए अगर और ज़ाहिर 6 जजेस ने लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने सीरियसनेस शो की है, और अब तो ये लगता है कि हम एक ऐसे दौराए पे आ गए हैं कि जहाँ इतनी पोलराइजेशन है कि अगर कोई चीज़ मेरे हक़ में फ़ैसला होता है तो वो कानून और आइन की हुक्मरानी है, कोई फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ होता है तो वो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाना है। जब इतनी पोलराइज हो जाए सोसाइटी तो आप कुछ भी कर लें, सारा मलबा जो है वो किसी एक ना एक के ऊपर गिरना है, चाहे फैसला इसके हक़ में आए या उसके हक़ में आए। लेकिन ये जो मैटर है, जो चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं 6 जजेस की, ये इससे पहले चीज़ें होती रही हैं। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री एक पूरी भरी पड़ी है इस तरह के वाक़यात पे। तो मेरा ख्याल है ये टाइम है और ये अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर इसको संजीदगी से लिया जाए, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन लिया जाए,
अबव ऑल पॉलिटिकल कंसिडरेशन लिया जाए और सियासी जमातें भी बशमूल पीटीआई थोड़े से तहम्मुल का इजहार करें, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज। अगर कोई चीज होती है बाद में आप देखिएगा। मेरे ख्याल में एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं कि फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस मुझे नजर आते हैं। राइट। सो आमिर इलियास राणा साहब, एक तो जो मज़हर साहब ने बात की कि पोलराइज सोसाइटी है, तनकीद हुई है, तो क्या हम अब कह सकते हैं कि ये सबको कबूल होगा? फिर क्या लार्जर बेंच की बात नहीं होगी या फुल कोर्ट की बात नहीं होगी? दूसरी बात ये कि कल 300 से ज्यादा वकला ने जो तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन पर इतराज़ उठाया था, क्या उसका भी कोई असर हुआ है? बहुत शुक्रिया। 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, कंटेंट जिलानी से ली गई थी। मुझे लॉ मिनिस्टर ने भी बताया, और मैंने तसद्दुक जिलानी साहब को कॉल की परसों ही, और उन्होंने मुझे तस्दीक की और मुझे कहा मैं बैठ के इस कमीशन की इस्लामाबाद में करूंगा। मैंने कहा मीडिया के लिए ओपन होगा। उन्होंने कहा ये जुडिशियल प्रोसीडिंग तो नहीं है, ये हम बैठ के फैसला करेंगे वहीं पे जब कमीशन होगा। लिहाजा ये बात तो क्लियर है। वो मुझसे दोनों तरफ मैंने खुद बात की। कैबिनेट के फैसले के बाद इनसे कॉल पे कॉन्सेंटली फिर वो नोटिफिकेशन हुआ और इन्होंने मुझे भी तस्दीक की। अब आप आ जाए, ये जो काम हुआ है ना 300 वकीलों का, यहाँ जैसा बनाए और जो कर लें, क्योंकि यहाँ असूल इखलाक सब खत्म हो चुके हैं। मेरी मर्जी मेरा फैसला। यहाँ बेंच भी हो, अब आपने 7 रुकनी बेंच बना दिया, उसमें सवाल पता क्या है, मुनीब अख्तर नहीं है, आयशा नहीं है, दोनों के दोनों अपने शहरों से बाहर है। और उन्होंने कहा है कि दस्तयाब में से अब असरमिल्ला है, फिर असरमिल्ला को निकाल देते तो उनका पूछ लेते कि जी नहीं है, क्योंकि जब मुनीब अख्तर साहब थे, साहब थे, तो मंसूर अली शाह और काजी फायद ईसा किसी बेंच में नहीं हुआ करते थे। ये जो जूनियर सीनियर कहानियां चल रही हैं, मैं तो सच्ची बात है कि जो जस्टिस ने 2 कोर्ट की उन्होंने फैसला किया और उसने लिखा कि ये अक्सरियत का फैसला है, तो फिर उस पर स्ट्रिक्टली पाबंद रहना चाहिए था। अब इसके ऊपर 2 सवाल हो गए जो आज सो वोट हो गए। बहुत अच्छी बात जी, 7 बेंच बन गया। उसके साथ जो हो रहा है वो मैं आपको बता चुका। देखिए, आर्टिकल 194(3) हो या हाई कोर्ट 199 के तहत पहले नया से केस मांग देती थी, उसके अंदर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हाँ, जब आप जुडिशरी को बहुत आगे ले जाते हैं, जैसे आके निसार साहब और बाकी लोग, तो आप GIT बना लें, उसके अंदर कुछ भी कर लें कि लाओ मेरे पास केस मंगाते थे और GIT बना लेते थे। 184(3) का स्कोप इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा इन्होंने आइन से बड़ा उसे बनाया। मुझे ये लग रहा है आर्टिकल जिसकी प्राइवेसी है, तो उसमें इनका तहफ़्फ़ुज़ होगा। ये पब्लिक होनी चाहिए जी, जो मर्जी समात है। जजेस के केस जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो भी साबित करेंगे। कैमरा उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्होंने लगाया, पहले से लगा हुआ था, किसने लगाया, कह देना और बात कर देना बिल्कुल और बात है। यहाँ पे मुदाखलत के ऊपर इनमें से असद मिनल्ला साहब अब सुप्रीम कोर्ट में होंगे, अल्लाह करे कोई उनसे पूछ ले कि जी आप क्यों बन गए थे शौकत अजीज सिद्दीकी के बाद। वो कह रहे हैं कि आपने उनका माशरती बाइकाट भी करा दिया था बाकी जजेस के साथ। यहाँ पे भी बेनिफिशरी निकल आएंगे कि एक के खिलाफ तो सीनियर मोस्ट के खिलाफ रेफरेंस मौजूद है और जो तीसरे नंबर पे उन्होंने साइन नहीं किए हुए। हम अदलिया के ऊपर अगर इस तरह बात करेंगे तो यहाँ तो किसी को छोड़ना ही नहीं है हमने, कि क्योंकि माशरे के अंदर बर्दाश्त खत्म कर दी गई है और PTI ने इसको ऐसे हाईजैक करने की कोशिश की है जैसे ये 6 जजेस उनके लिए काम कर रहे हैं, जो कि उन जजेस के भी खिलाफ है। उनके उस लेटर को देखे ना, 10 मई से ये खत पड़ा हुआ था पिछले साल से, अता बंदियाल साहब ने कारपेट के अंदर रखा हुआ था। कादी फाइल से तो उस वक्त 0 जज थे, सीनियर मोस्ट होने के बावजूद ना बेंच में सुबह मोटो के इख्तियारात उन्हीं की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी खत्म कर दिए गए थे। उनको पूछता कौन था उस वक्त, ना बेंच में ना किसी जगह पे। एजाजुल हसन साहब मुदारुल इमाम थे सुप्रीम कोर्ट के, साकिब निसार के दौर से चले आ रहे थे, उनसे भी ये मिले भाई उन लोगों ने क्या किया था। ये नहीं है बात कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब नहीं होना चाहिए था। इन्होंने भी खत जो लिखा वो खुद तसद्दुक जिलानी साहब ने जो लिखा ना कि ये आर्टिकल 109 के तहत नहीं आता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत जाना ही नहीं चाहिए था। वो तो जजों के कंडक्ट को देखती है, उसके अंदर बाकी चीजें कैसे आ सकती हैं। जिसके ऊपर हो रहा है ना कि बड़ा अच्छा किया वो पीछे हट गए, तो वो ये भी लिख रहे हैं कि ये वहां जाना ही नहीं चाहिए था। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी अदलिया की, अदलिया ने एक फैसला किया था। आज अदलिया ने, अब मैं ये नहीं कह सकता, कुछ मुझे वाइब्स आ रही है कि इसके अंदर कोई ऐसा फैसला नहीं है कि तसद्दुक जिलानी का खत पहले पता चल गया था काजी फायद साहब को और उन्होंने तब ये सो मोटो लिया। ये दोनों अलग अलग है और इसके ऊपर एक नई थ्योरी शुरू हो गई है। क्या थ्योरी? यही कि जनाब अब मैंने जो आपको आर्टिकल 9 बताया, जजेस की प्राइवेसी, क्योंकि वहां कमीशन में इनको पेश होना पड़ता, सबूत देने पड़ते। अब हमें लंबी चौड़ी तकारीर तो मिलेंगी परसों 11:30 बजे, लेकिन फैसला कब और कैसे होगा ये अभी देखना होगा, क्योंकि ये सब 184(3) को रोक चुके हुए थे। इस तरह नहीं करना चाहिए। आप मतलब हर चीज की एक इस्तेदाद होती है, हर इदारे की होती है।
कि जैसे नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को एकदम सजाएं दे दी गई, उनके पास अपील ही नहीं थी, रेमेडी नहीं थी। इमरान खान साहब के केसेस सारे नीचे चले गए, जो कि कानून का राइट है। अब उनके पास अपीलों का भी राइट है और अपील के बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में भी है। ये सारे रास्ते उनके लिए मौजूद हैं, इन दोनों के लिए नहीं थे। राइट। सो ब्रिगेडियर हारिस, 6 जजेस के खत का मामला 7 रुकनी लार्जर बेंच के सामने पेश होगा। जो अभी आमिर साहब ने भी बात की कि फैसला अदलिया ही के थ्रू होगा, अदलिया की शिकायत है और अदलिया ही उसको सॉल्व करेगी। देखें फरीगा, बात यह है कि पहले तो ये देखना चाहिए कितने अरसे से क्यों नहीं पहले किया गया, और उसके बाद अगर एक फ़ैसला कर लिया तो उसको चेंज करने की कैसे क्यों किया जा रहा है। फिर उसमें ये देखें कि इसके एविडेंस कहाँ से आएगी, क्या एविडेंस होगी। फिर दुनिया में मुझे बताएं कि इंडिया के चैनल पे देखें जो वहाँ पर उन्होंने धमाल डाली हुई है, जो मौका मिलते हैं हम खुद अपने मुल्क में अपने ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें हमें पहले सोचनी चाहिए कि इस वक्त जितनी पोलराइजेशन सोसाइटी में है। अभी बात की कि पाकिस्तान की जो माजी रहा है उसमें कोई इतनी अचंभे की बात भी नहीं है। देखें बिल्कुल ठीक है, अचंभे की बात नहीं है, लेकिन इंडिया में देखें कैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पर वो किस किस के केसेस कैसे डिसीजन ले गए हैं। यहाँ तो वो है ही नहीं। यहाँ में बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर व्हेन एवरी आप सोशल मीडिया को देखें, सब जगह देखें, क्या ये मौके हैं कि इस वक्त इन चीज़ों को उछाला जाए और उसके बाद एंड में रिजल्ट क्या होगा। मैं कौन एविडेंस देगा? एविडेंस मेरे नहीं ख्याल की एविडेंस कोई होती है व्हेन यू स्पीक टू समवन और उसके वो बात ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें हमें सोच समझ के फैसला करना चाहिए। और उसके बाद अगर तसद्दुक़ जिलानी को डिटेल किया गया तो क्यों किया गया, अब उसके बाद आपने बार क्यों गए इतनी ज़्यादा एक्टिव हुई हर जगह पर जो आपने ये लॉयर एक्टिवेट हुए हैं कि वो हर जगह अपने डिसीजन बनवा लेते हैं। देखना ये चाहिए कि आपके मुल्क के मफाद में क्या है, कौन से मौके पे कौन सी बात होनी चाहिए। इसको पीटीए ने एक और इशू बना लिया है, उस पर जो अपने वेंडेटा उनका वो निकालना चाह रहे हैं। तो आई थिंक ये आमिर इलियास राना की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक कर रहा था कि ये चीज़ें सारी सोच के करें कि हमने इसको कहाँ लेके जाना है, इससे क्या होना है, अल्टीमेट रिजल्ट होगा नहीं होगा या पड़ा रहेगा, ये देखने की बात जरूरी है। राइट, वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अभी जिक्र हुआ पीटीआई का कि उन्होंने इस मामले को ओन कर लिया है, जो उनको इतराज़ था कमीशन के ऊपर, ज़रा वो भी देखिए। मज़हर साहब, वज़ीर आज़म की जब चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई और फुल कोर्ट इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो एलामिया जारी किया था, आई एम श्योर आपने देखा होगा, उसमें कहा गया कि 2017 के फैज़ाबाद धरने के फैसले के पैरा 53 में दी गई तजवीज़ पर अमल किया जाए। वो आपने तजवीज़ देखी होंगी, उनमें कहा गया है सियासत में किरदार ख़त्म होना चाहिए। आपके ख्याल से इसी को मद्देनज़र रख के आगे चला जाएगा? देखिए फरिया, अभी आपने वो जो सुनाया था शॉर्ट सुनाया था, तसद्दुक़ जिलानी साहब का एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है जो शायद हमारे उन मोअज़्ज़िज़ साथी ने नहीं पढ़ा होगा। वो माइनॉरिटीज़ के इशू पे है जो पेशावर में वाक़या हुआ था। उससे हट के जो आमिर अपना बात कह रहे थे, देखिए पहली चीज़ ये कि अगर जो मुझे ज़ाहिर है कोई वो नहीं है उन पर डाउट करने का, लेकिन अगर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने अपनी कंसर्न टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी दी थी, तो उन्होंने आज जो माजरत की है उसमें तो उन्होंने उस पर सवाल उठा दिए हैं, तो वो उससे पहले ही उस पर क्यों नहीं सवालात उठाए थे उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, अगर उनकी कंसर्न ली गई थी तो या तो उस वक्त वो गलत थे या उन्होंने आज जो माजरत की है वो गलत है उन्होंने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी ब्रिगेडियर हारिस कह रहे थे, हम कब तक चीज़ों को अंडर द कारपेट रखते रहेंगे? क्या हमारे यहाँ ये नहीं होता जिसकी तरफ निशानदेही की गई है? क्या हमारे यहाँ ऑडियो और वीडियो, ये भी कह रहे ना कि इंडिया में इससे भी कहीं ज़्यादा होता होगा, तो वहाँ के लोग उठाते होंगे। ये कोई कंपैरिजन ही नहीं होता भाई। मतलब एक चीज़ की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ख़त्म हो गई। क्या पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होती है, मुसलसल होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें कहीं ना कहीं कोई लाइन तो ड्रॉ करनी होगी। ये चीज़ क्यों इशू बनती है? इसलिए इशू बनती है क्योंकि आप ये काम करते हैं, इसलिए ये इशू बनता है। अगर एक चीज़ एक दायरा तय कर लिया जाए कि जिसका जो काम है वो करे। जुडिशरी प्रोएक्टिव हो गई 2007 के बाद,
इतनी प्रोएक्टिव हो गई कि चीफ जस्टिस तक जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, फिर उनकी ऑडियो और वीडियो लीक्स होने लगी। कोई तो करता होगा ना ऑडियो और वीडियो लीक्स। अब ये बात की जा रही है कि जी बगिंग डिवाइस उन्हें साबित करनी है। कैसे साबित करेंगे बगिंग डिवाइस? लेकिन क्या ये फैक्ट नहीं है कि बगिंग डिवाइस थी? ये तो आप इन्वेस्टिगेट करें ना, कि जाके वो मालूमात करें। ये किसी नतीजे पे ना भी पहुंचे, जो कि मुझे लगता है कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर कर रही हैं। ये सवालात पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के निज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं। आप आज ना समझें, कल समझ जाएंगे आप। हमने देखा, हमारा जो ब्रेकअप ऑफ ईस्ट पाकिस्तान था, उससे हमने सबक नहीं सीखा। हमने नज़रिया ज़रूरत को चलाते चलाते इस मुल्क में 4 मिलिट्री अदवार को लीगलाइज करती रही जुडिशरी। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ करती रही। ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी को पोलराइज कर दिया, हमारी जुडिशरी को पोलराइज कर दिया। हमारी हर चीज़ को इतनी पोलराइजेशन है कि जिसके नताइज भयानक होंगे। तो मेरा ख्याल है आज भी अगर हमने सबक नहीं सीखा, हर चीज़ को हम नेशनल इंटरेस्ट के, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट हमने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हर चीज़ को हम उसके कवर में ले आते हैं और उसके कवर में ले आके उस ढक्कन को बंद कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत अरसे तक नहीं चलती, इसलिए हमें सूझबूझ से समझ से काम लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। राइट आमिर इलियास राना साहब, क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ज़रा और रोशनी डालिएगा कि एग्जैक्टली आपके ख्याल से क्या हुआ होगा बैकग्राउंड में। और जस्टिस तसद्दुक जिलानी तो वही हैं जिनका नाम पीटीआई ने 2018 में निगरान वज़ीर आज़म के लिए ख़ुद तजवीज़ किया था। अब उनको इतराज़ था उनके ऊपर, सो क्या उस इतराज़ का कोई इम्पैक्ट हुआ है? उसकी वजह से चेंज इन माइंड है? देखें, वो जो आप 300 वकला की बात कर रहे हैं ना, कि हज़ारों वकला की बात हमायत कर रही थी, और 300 वकला जो अलग ढूंढ के बनाए गए, उनमें तसद्दुक साहब के साहबजादे भी शामिल थे। हो सकता है बेटे ने बाप के ऊपर फौकियत हासिल की हो, नहीं की हो, लेकिन चूंकि मेरी खुद बात हुई थी और बड़ी तफसील से बात हुई थी, तो मैंने बयान की कि वो मतलब ये कह रहे थे कि ईद के बाद बैठूंगा इस्लामाबाद। मैंने मीडिया की भी बात की। जो मदर साहब बात कर रहे हैं ना, सारी चीज़ों से इत्तफाक करते हुए मेरा नुक्ता नज़र अदलिया के हवाले से बिल्कुल एक और है। मुझे किसी जज की इंटेग्रिटी पे कोई शुबा नहीं है, जिसमें मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, याया अफरीदी साहब शामिल हैं, अतर मिनल्ला साहब शामिल हैं। इस बेंच के अंदर ये तीनों एक ही चैम्बर से आए। मुझे ये बताएं, ये चिटों से जज आते क्यों हैं? हमारे यहाँ इस पे क्यों नहीं बहस होती? हम सब इस चक्कर में पड़े रहते हैं। भाई देखें, आप एक पीएन नहीं भर्ती होने देते कि अगर आपने इश्तिहार नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिम नहीं भर्ती होने देते कि आपने इश्तिहार नहीं दिया। लोगों को सजाएं दी सियासतदानों को आपने इस चक्कर में। आप मुझे बताएं कि ख्वाजा शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान जो सिविल जजेस का था वो ले लिया अदलिया के इख्तियार में। कहानियां वहां सारी मौजूद हैं। क्यों है जी? हाई कोर्ट में जजेस चिट से क्यों आते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जजेस चिट से क्यों आते हैं? चाहे वो हाई कोर्ट से आए, उन्हें पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। ये बहस खत्म हो जाएगी कि भाई ये जो बड़े बड़े वकला हैं जिनके ऊपर आज इनके पीटीआई के हामी अपने लोग व्लॉगर्स तनकीद करते हैं कि जी वो हामिद खान साहब की तो चीफ जस्टिस साहब के साथ बड़ी अच्छी है, उन्हें अपने वकला से अपने चैम्बर के उनके लिए ना फीसें बड़ी भारी मिलती हैं और वो केस लड़ते हैं। हम भी सुनते आ रहे हैं मुसलसल के जी जजेस जो के सामने वकला इसलिए नहीं करते कि वो फैसले खिलाफ देंगे। हमारा सिस्टम इतना क्रिस्टल क्लियर क्यों नहीं है कि जजेस ऐसे लाएं जिनके ऊपर उंगली ना हो, इम्तिहान दें, जिस मर्जी शोबे में आए। जब मैं और आप हर जगह मुकाबले पे जाएंगे तो ये जजेस क्यों नहीं आते? अगर ये काजी साहब कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो वो ये करें कि पूरा शफाफियत कर दें। अब इफ्तिखार चौधरी साहब ने ज़बरदस्ती 19वीं तरमीम करा के और पार्लियामेंट का जो थोड़ा बहुत किरदार 18वीं तरमीम में डाला गया था जजेस के ऊपर, वो ज़ीरो करा दिया। और वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने ना सिर्फ मान लिया, तरमीम भी कर दी और भुगती भी, उसी का निशाना बने। यही चीजें हैं कि जी असल जड़ क्या है, क्यों मुदाखलत होती है, क्यों सिफारिशों से, क्लियरेंस किसकी होती है? ये एजेंसियों से क्लियर होके आते हैं ना। वही जो कल के लाडले थे आज वो दुश्मन हो गए। एक क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर होना कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, माजी कैसा है, ये तो आई थिंक एक तरीक़ेकार होगा। बाकी मुल्कों में भी यही होता है पॉलिटिशियंस के हवाले से। वो आप रखें, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि लोगों से पूछें इनका कंडक्ट बतौर सेशन जज क्या था, बतौर वकील क्या था, बतौर हाई कोर्ट के जज क्या था। लोग आपको चिट्ठियां लिखेंगे। आज वो कहानियां जो छुप के हो रही हैं वो चीफ जस्टिस या उस कमेटी के पास, जब आप एक सिस्टम इवॉल्व करेंगे तो लेना सिलेक्शन में
क्यों आम आदमी की इनपुट नहीं होती जो भुगतता है? जो यहाँ पे बड़े बड़े वकला पे इल्जाम है कि वो जजों के लिए पैसे लेते हैं। अब किसको कहा जाए कि किसके लिए कौन लेता है? और फिर वो कहते हैं जी जज साहब मुकर गए। अब वकील जलील कौन हो रहा है मार्केट में? हमारा निजाम इंसाफ। हमारे निजाम इंसाफ पे जो उंगली उठ रही है इस केस के अंदर, शौकत अजीज सिद्दीकी पे क्यों नहीं लोग बोले थे? सारे के सारे चुप कर गए। आज उसको रिटायर कर दिया, मिट्टी डाल दी ना। वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वहां पे भी। अब ये 184(3) में कैसे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? फिर अपना स्कोप बढ़ाएंगे। यही वो इशू है। अब 7 रुकनी बेंच के ऊपर हमें देखना होगा, वहां हमें लंबी लंबी गुफ्तगू मिलेगी या कोई मुद्दा सेट करने का होगा कि जी जजेस के ऊपर प्रेशर था तो उसको क्लियर करें। ये अगर इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह पीटीआई ने इनको तासुर दे दिया कि ये हमारे हैं, तो ये क्यों तासुर हो रहा है? इन्होंने कौन कौन से फैसलों में लिखा? क्या डीसी को सजा नहीं दी बाबर सत्तार साहब ने? वजीर आजम को बुला लेते हैं, शहबाज शरीफ भी पेश हुए मोहसिन अख्तर कियानी के सामने, काकड़ साहब भी पेश हुए। मुझे बताएं, क्या वो ये अदलिया नहीं थी? यही जज नहीं थे हाई कोर्ट के? ये जब सबको बुला सकते हैं तो उन पे भी बोलते और लिखते। तौहीन अदालत का नोटिस देते ना, पब्लिक में दे देते, बाद में जो भी होता। आमिर फारूक करते कुछ ना करते, हम पूछते उनसे। राइट, ये सारे सवाल मज़ीद साहब मैं आपके पास लेकर आऊंगी, लेकिन जरा ब्रिगेडियर हारिस से क्वेश्चन ये कर लें जो मज़ीद साहब ने रेज किया था। जी ब्रिगेडियर हारिस। देखें, बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि अपनी जुडिशरी को भी पहले देखें और उनका सिस्टम जिस तरह मेरे लिहाज से कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कौन सी रिफॉर्म्स किए जुडिशरी के अंदर? कोई आप लोअर कोर्ट्स को देख लें, कैसे जजेस आते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं। वो 15-15 साल एक केस चलते हैं, कसूर से बेचारा गरीब आदमी आता है डेट पे डेट पड़ जाती है 3 महीने के बाद की। क्या हमने अपने इन वर्ड जो है हमने कोई रिफॉर्म्स किए हैं? आपको ये तो नज़र आ रहे थे कि जी आपने वो स्टे दे दिया, फलां जगह कर दी, जो कि बहुत ही बड़ा इशू है। मेरे ख्याल में इतने बड़े बड़े केसेस के स्टे हुए हैं जो कि ख़ास पे FBI के हैं कि अरबों रुपए के केसेस रुके हुए हैं। सो हमें ये चाहिए कि सिस्टम को चेंज करें। आपने जजेस को हाई कोर्ट में लाना है। एक है आपने एक लॉयर को ले लिया और उसी का कुलीग जो है वो एक जज बन गया और एक लॉयर बन गया, वो एक बेंच और बार का आपस में एक नेक्सस हो गया। तो हमने ये चीज़ें कैसे ठीक करनी है मुझे बताएं। ये तो बड़ा आसान बात है कि आप अपने जो भी हैं ये अदारे हैं उनको हम क्रिटिसाइज़ कर लें, बट देन जहाँ पर ये सब चीज़ें आके प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज़ द जुडिशरी। इसको हमने कैसे ठीक करना? ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस्तकात है कि ही हैज़ टू रियलाइज़ कि उन्होंने हाई कोर्ट में कैसे जजेस को लेके आना है, क्या तरीक़ाकार होता है। आप चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अपनी मर्ज़ी से रिकमेंड करते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट लगा दें, उसके बाद एक दूसरे को एफिलिएटेड बन जाता है कि ये फ़लाँ की पार्टी से, ये फ़लाँ की पार्टी से। हमें ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। अब जजेस हैव टू अबव बोर्ड, उनके ऊपर अब आज जो एतराज़ हो रही है ये नहीं होने चाहिए। जब एक जज ने ओथ ले लिया, देन ही इज़ अंडर ओथ। Everybody has to trust that he will give a decision to his best of ability and find taking all evidence in sight. लेकिन होता क्या, we all know it। तो ये चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत है। देखें, इस वक्त बजाय इन चीज़ों के ऊपर मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई इकॉनमी की बात कर रहे हो हमारी मीडिया। मैंने ये कभी नहीं देखा कि कोई एजुकेशन की बात कर रहा हो, वाटर शॉर्टेज की बात कर रहा हो, या आप और कोई रिफॉर्म्स की बात कर रहा हो जिसको FBI के जी कैसे रिफॉर्म करने हैं। 3000 अरब चोरी होता है वहाँ पर हर साल, स्टेट कॉरपोरेशन में 900 अरब जाता है। क्या हमने उसकी कोई टॉपिक देख के यहाँ रेटिंग मिलती है, इसलिए हम इन टॉपिक को लेते हैं? आई थिंक ये हमें देखना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट को, ही हैज़ टू बी अबव ऑल। आई हैव लॉट ऑफ सामने के नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड नहीं है क्लियरली, लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट वेरी क्लियर, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान इंटैक्ट, और उसके बाद उसकी बाउंड्री। ये हमाे लिए सबसे बड़ा एम है कि हमने इसमें कोई आंच नहीं आने देनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा नुकसानदेह मुल्क है। लेट्स से जज भी तो आपके कानून के मुहाफिज हैं। अगर कोई जज ये शिकायत करता है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, तो उसमें नेशनल इंटरेस्ट क्यों? देखिए, वो प्रेशर है तो देन ही शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द पर्सन कि जी ये पर्सन था, इसने ये किया, उनको कोर्ट में लेके जाए ना, नहीं लेके जाते। आप एक 2 साल पुरानी 4 साल पुरानी चीज़ें क्यों निकाल के ला रहे हैं? आप उसी वक्त खड़े हो जाएं, यू शुड हैव मॉरल करेज कि जी ये दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, और उसके बाद आपने जो डिसीजन लेना है कोर्ट के थ्रू कर लें, क्रिमिनल कोर्ट कर लें। लेकिन इस तरीके से 6 जजेस का मिल के, अब आई पर्सनली फील कि दिस इज़ नॉट द वे। जिसको एतराज़ है he should go and launch a complaint और proper proceed करें। बट अगर 6 जज हाई कोर्ट के करके what message we are giving to the world and giving to the everyone people of Pakistan कि जी ये हमारे मुल्क में है, which I definitely object to it। Right, जी मज़ीद साहब आपका टेक इस पर। देखिए, ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे दोस्त हैं
पहली चीज तो ये कि जो भी अपना ओथ लेता है उसे अपने ओथ पर खड़ा रहना चाहिए। क्या वो खड़े रहते हैं अपने ओथ पे? हम सिर्फ जुडिशरी की ओथ पे क्यों जा रहे हैं? जो पॉलिटिकल पार्टी, जो MNAs, MPs ओथ लेते हैं, क्या वो अपने ओथ पे खड़े रहते हैं? नहीं है। दूसरा, नेशनल इंटरेस्ट की बात की, बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल सही डिफाइन किया उन्होंने, लेकिन इस मुल्क में मुंतखब वजीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क तक डिक्लेयर किया गया और फिर उसी वजीर आज़म को दोबारा ले आया गया। तो हमारे यहाँ ये जो चीज़ें होती हैं, ये मैटर ऑफ डेज, मंथ्स, सालों में तब्दील हो जाती हैं। जो कल का गद्दार होता है वो आज का मुहिब्बे वतन डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो आज का मुहिब्बे वतन है वो कल गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। तो पहले हम इससे निकलें, उससे निकलें। दूसरी बात, बिल्कुल मैंने कल भी ये बात की थी कि जब आप किसी जज का सेशन कोर्ट में अपॉइंट करें, हाई कोर्ट में अपॉइंट करें और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करें, तो उसका जो लोअर कोर्ट का होता है, वो जब हाई कोर्ट में जाता है तो उसके लोअर कोर्ट के फैसलों की बुनियाद पर उसे आगे बढ़ना चाहिए। फिर जब वो हाई कोर्ट से सुप्रीम को, हाई कोर्ट से जज के तौर पे चीफ जस्टिस तक जाता है, तो उसकी पूरे जजमेंट्स उसके साथ चलने चाहिए। फिर वहां से लेके जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर वो फैसले उसके वो होने चाहिए। और जब आप सुप्रीम कोर्ट का जज डिक्लेयर करें, किसी को बनाएं, तो फिर उसकी पब्लिक में ये बताएं कि इनके कौन कौन से फैसले लैंडमार्क डिसीजन है, PLD का हिस्सा हैं, इस वजह से ही और शी डिजर्व टू बी इन द सुप्रीम कोर्ट। ये जो तरीक़ाकार होता है, ये होता है जब आपको नजर आता है कि एक आदमी की प्रमोशन, ट्रांसफर मेरिट की बुनियाद पे हो रही है। और ये सिर्फ जजेस के उसमें नहीं होना चाहिए, ये सबके उसमें होना चाहिए। कि जब हम किसी को, टीचर्स के उसमें होना चाहिए और लोगों के, कि जब आप किसी को प्रमोशन या ट्रांसफर कर रहे हो, प्रमोशन दे रहे होते हैं, तो उसका जरा देखें, तो कंडक्ट तो देखें कि उसके कंडक्ट एज ए ब्यूरोक्रेट को देख लें आप। ग्रेड्स जब हम बनाते हैं तो उसमें आप किन चीज़ों को देखते हैं? तो ये जब हमारे यहाँ, चूंकि एक सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ एक इंतहाई पोलिटिसाइज, पोल्यूटेड सिस्टम है। चाहे वो जो मेरिट एग्जिस्ट नहीं करती आपके यहाँ, कॉम्पिटेंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं आपके यहाँ। इनकॉम्पिटेंस इज द ओनली कॉम्पिटेंट इन पाकिस्तान, कि जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो टॉप पोजीशंस पर होते हैं, इसलिए वो कॉम्पिटेंट लोगों को ऊपर नहीं आने देते। ये है आपका बुनियादी पाकिस्तान का क्राइसिस। और इससे अगर हम नहीं निकलेंगे, हम हर जगह बहस करते रहें, आज जुडिशरी का मसला है, कल पार्लियामेंट का मसला होगा, हर जगह ये इशू चलते आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। बानी तहरीक इंसाफ को आज तोशाखाना केस में बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को दी जाने वाली सज़ा मुअत्तल कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर की जाएगी। इस केस की समाअत पर एक नज़र डाल लेते हैं। वकील अली ज़फ़र ने कहा कि हम सज़ा मुअत्तली के बजाय मरकज़ी अपील पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है, जो कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू हुए हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने फैसले का जायज़ा लिया है और ये सज़ा मुअत्तली का केस है। अदालत ने कहा यह नायब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है, इसको हम सराहते हैं। अदालत ने नायब प्रोसिक्यूटर के मौक़िफ़ की रोशनी में तोशाखाना केस की सज़ा मुअत्तल कर दी। तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ की इद्दत केस और साइफर केस में सज़ाएं ताहाल बरकरार है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद के मौके पर बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने का भी हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली और बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने ईद के मौके पर और हफ्ते में एक दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने का हुक्म दिया। आज इस केस की समाअत में भी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं। स्टेट काउंसिल ने कहा कि अदालत के हुक्म पर डायरेक्टर लॉ ने बनीगाला सब जेल का दौरा करके रिपोर्ट जारी कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। चीफ जस्टिस
जजेस के खुद इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ मामलात अदालत में चल रहे हैं, कुछ एक तासुर ये बन रहा है कि शायद थोड़े मामलात बेहतर होने जा रहे हैं बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से। आमिर इलियास राणा साहब, क्या कोई रिलीफ है या ये बस तासुर है? देखें, तासुर तो बन गया है, रिलीफ है या नहीं है? अमली तौर पे तो रिलीफ इसलिए नहीं है कि वो दूसरे केसेस में अंदर हैं, इसके अंदर उनकी सजा मुअत्तल हुई है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। और वो भी बताया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर मौजूद है, उसके बाद देखा जाएगा। जब नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने ये बात कही कि आप उसके ऊपर आगे नहीं जा सकते, और रेफरेंस में अभी FIA का जो उसका है साइफर का, उसमें अभी तो FIA शुरू नहीं हुई, अभी इमरान खान साहब के अपने वकील का कल भी बयान होगा। अब अल्लाह करे कि वो कल मुकम्मल कर ले तो फिर वो ये कह सकते हैं, क्योंकि आगे दिन बहुत थोड़े रह जाएंगे अदालती समाअत के, और जितने दिन इन्होंने लिए हैं FIA शायद उससे ज्यादा लेगी जवाब देने में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नुकात उठाए हैं। केस के अंदर जो कमजोरियां हैं वो सारे जाहिर है FIA के प्रोसिक्यूटर्स को आके जवाब देना होगा, जो सफदर साहब हैं इनके वकील, उन्होंने किया है। बहरहाल देखें, जमानते नवाज शरीफ साहब की भी 2 महीने 17 दिन बाद हो गई थी, लेकिन उस वक्त ये जो बड़ा शोर उठा था, जो इब्तदाई जज दिलावर साहब ने एक सजा दी थी कि जी ये तो 3 साल की है तो मौके पे हो जानी चाहिए, तो कैप्टन सफदर की भी मौके पे सजा होनी चाहिए थी जो 1 साल मिली थी, लेकिन उनको भी 2 महीने 17 दिन बाद रिलीफ मिला था। हमारे यहाँ अदलिया जैसी है वैसा ही काम हो रहा है। यहाँ पे अभी अपील भी इमरान खान साहब की जो बुनियादी अपीलें हैं वो भी आउट ऑफ टर्न ही लग रही है, क्योंकि केस में आप जमानत के लिए जाते हैं लेकिन अपीलें आपकी बाद में लगती हैं बाकी केसेस के साथ। उनके पास ने बेपनाह मौके दिए हैं उनके लिए, इनकी जमानतें ली हैं। ये नहीं है कि टोटल जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो अगेंस्ट जा रहा है इमरान खान साहब के। इंतजामिया ने अगर एक्शन लिया है तो अदलिया ने उनको रिलीफ दिया है, और अदलिया को ही वो मतून भी कर रहे हैं। ये बड़ा अजीबो गरीब किस्म का काम पाकिस्तान के अंदर हो गया है कि जिसके हक में फैसला आए वो ठीक है, और जो खिलाफ आए तो वो फिर पूरी अदलिया को मतून करने लग जाते हैं। ये बड़ा फर्क हुआ। चाहे अरेस्ट हो, वो बिल्कुल ठीक है, आप तजवीज दे रहे हैं, लेकिन आपने बनवानी किससे है? आईनी तरमीम करनी होगी तो कौन करेगा? वही पार्लियामेंटेरियन करेंगे ना। ये बात वो समझ लेंगे, जितनी जल्दी उतनी जल्दी इस पाकिस्तान का फायदा होगा। सियासी इंतकाम उन्होंने भी लिया, उनके साथ हो भी रहा। राइट। सो ब्रिगेडियर साहब, ये तो हम लीगल मैटर्स की बात करें, जलसे की भी इजाज़त मिल गई है पीटीआई को। कल पेशावर में रैली निकाली गई, 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा है। क्या पॉलिटिकल टेम्परेचर बेहतर होने जा रहा है? देखें, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। द ओनली थिंग बट आई सजेस्ट कि पीटीआई को सोचना चाहिए कि टॉक आप पॉजिटिव अपने जितने पॉलिटिकल बातें हैं वो ज़रूर करें, बट यू डोंट अंडरस्टैंड इस वक्त जितने मुल्क के हालात हैं, मुल्क पे इंस्टेबिलिटी है, टेररिज्म हो रहा है, हमारे फ़ौजी जवान आपके सामने, और सिविलियंस किस तरीके से शहीद हो रहे हैं, किस तरीके से अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे रॉ एक्टिव हुई है, बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम हो रही है, चाइनीज़ का इशू है। इसके लिए पूरी कौम को दे हैव टू बी यूनाइटेड ऑन वन सिंगल इशू के ऊपर कि आप अपने सिक्योरिटी इदारों को साइड पर करें, आप पॉलिटिक्स की बात करें और वो अच्छे तरीके से करें। देखें, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है, इट्स अ फुकदा, जो मेन गवर्नेंस की चीज़ें होती हैं वो 4 हैं। नंबर 1 कि आपकी बेस्ट ऑफ गवर्नेंस होनी चाहिए, उसके बाद आपका हर चीज़ मेरिट पे होनी चाहिए, और मेरिट के बाद 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन होनी चाहिए, और अगर करप्शन रूथलेस अकाउंटेबिलिटी चाहिए। 4 चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से अवाम का, अगर पॉलिटिशियन का कॉन्फिडेंस हो, अवाम उनसे खुश हों, दे विल। आपके टर्की की मिसाल देख लें, कैसे लोग टैंकों के आगे लेट गए थे। बट द इशू दैन पॉलिटिशियंस हैव टू बी रियली सिंबल मॉडल होना चाहिए, जिस पे वो देखेंगे नहीं, ही इज़ द वन हु कैन टेक अस टू द राइट डायरेक्शन। ये हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है, ये हमारे पिटफॉल सिस्टम के हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। मज़हर साहब ने कहा कि मेरिट पे नहीं है लोग बैठे सीनियर पोजीशंस में, दैट्स द प्रॉब्लम। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस नॉट परफॉर्मिंग इज़ द मेन प्रॉब्लम, बट आई गेस ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स के साथ मज़हर साहब, हुकूमत ने कल पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया, आइंदा भी मज़ीद इजाफे की तवक्को की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, हमसे रिलीफ की आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट। सो ये एक तो जो ख्वाजा आसिफ का बयान है IMF की से बातचीत करने से पहले, हाउ रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल इज़ दैट, और फिर गवर्नमेंट के लिए आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं, कितना टाइम देख रहे हैं? देखिए, यहाँ तो एक तो गवर्नमेंट का ये पता नहीं होता कि कौन सा मिनिस्टर किसके ग्रुप का है। अगर मुल्क दिवालिया हो गया है तो फिर ये 16 महीने क्या करते रहे। अगर ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान मैं दुरुस्त मान लूँ
कि मुल्क दिवालिया हो गया है, तो फिर 16 महीने आपने रियासत को कैसे बचाया? तो रियासत तो नहीं बची अगर मुल्क दिवालिया हो गया है। दूसरी बात ये कि इसहाक डार बिल्कुल एक 12वें खिलाड़ी की तरह कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। मतलब इट वॉज सच अ शॉकिंग डिसीजन कि एक फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्यों है और एक फाइनेंस मिनिस्टर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्यों नहीं है। मतलब ये इस तरह के फैसलों से आप कैसे एक अच्छी गवर्नमेंट की इब्तिदा कर सकते हैं? ये इस तरह के फैसले हैं इसलिए कि फाइनेंस मिनिस्टर के बगैर आप सीसीआई कैसे आगे बढ़ाएंगे? सीसीआई में किस तरह गुफ्तगू करेंगे? दूसरी बात ये कि असल चीज़ मेरिट की मैंने बात एट ऑल लेवल, इसकी बात नहीं है कि हर लेवल पर आपने एक मेरिट के कल्चर को अगर आपने फ़रोग नहीं दिया तो हम एक डिज़ास्टर की तरफ जाएंगे। हम देख लें, अपने पूरे सिस्टम में उठा के देख लें, नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, टेररिज्म के वाक़यात हैं। आप बुलाएं नेशनल एक्शन प्लान पे, इतने सालों में क्यों नहीं अमल हुआ? एक्सट्रीमिज़म क्यों बढ़ता जा रहा है? और एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा तो टेररिज्म बढ़ेगा ऑब्वियसली। इसका मतलब है कि वो जो सारे ग्रुप्स हैं जिनको जो कलदम ग्रुप हैं उनके स्लीपर सेल्स आज भी मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो हमारी सक्सेस स्टोरीज किधर हैं? फिर हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, अफसरान मारे जा रहे हैं और टारगेट है। ब्रिगेडियर आरिफ साहब तो अभी होम मिनिस्टर रहे हैं ना, एक केस इनके सामने था, वो केस नहीं रिजॉल्व हो सका है 3 महीने, तमाम तर इनकी कोशिशों के बावजूद नहीं हो सका ना उसमें। तो हमारा रिजॉल्व ये है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर। और हमें सबसे उसमें भयानक बात यह कि हमें ये रियलाइजेशन नहीं है कि हम एक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। इलेक्शन में अगर किसी का आप मैंडेट चुरा लें, अगर इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क आ जाए, ये चाहे 2024 हो या 2018 हो या 2013 2008 हो, आप इलेक्शन में लोगों का कॉन्फिडेंस आप देखें कि 2024 में लोग निकले, वोट दिया, 2018 में निकले। किसने मैनेज किया इलेक्शन? किसने चीज़ों को गड़बड़ किया? अब फिर बात करते हैं तो वो फिर आ जाता है कि कौमी मफाद आ जाता है फिर बीच में। तो क्या 2018 में जो कुछ हुआ वो कौमी मफाद में था? क्या 2024 में जो हुआ वो कौमी मफाद में था? क्या उससे पहले जो चीज़ें होती रही हैं वो कौमी मफाद में थी? ये जब तक हम खुले दिल से तस्लीम नहीं करेंगे और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं तलाश करेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम एक तबाही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राइट, ब्रिगेडियर साहब, यू कैन सर्टनली कमेंट ऑन दैट। आपने कहा पॉलिटिशियंस पे की तरफ लोग देखते नहीं हैं। सो अगर लोगों के जो इलेक्टेड पॉलिटिशियन हैं उनसे मैंडेट ले लिया जाएगा तो कैसे देखेंगे वो पॉलिटिशियंस की तरफ? देखें सफरिया, बात यह है कि जो पॉलिटिशियन हैं आपके पास, उनके ऊपर क्या आवाम का कॉन्फिडेंस है? कोई पॉलिटिशियन की बात करें, देखना ये है कि आप इतनी अच्छी दिल्ली, जब आप अपना एक मंशूर लेकर आते हैं, आप 5 साल हुकूमत करते हैं, क्या आप उस पर अमल करते हैं? आवाम को रिलीफ देते हैं, उनकी इकॉनमी को रिवूव करते हैं, उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करते हैं, आप हेल्थ में क्या करते हैं? दैट इज़ ऑफ पीपल डेवलप कॉन्फिडेंस, ये लीडरशिप, ये हमें करने की ज़रूरत है। आई डोंट काउंट कि ऑल पॉलिटिशियंस आर बैड और सब अच्छे हैं, देर आर गुड पीपल। तो आपने ये देखना है कि कैसे इसको हम सिस्टम को ठीक करें कि पॉलिटिशियन वो आएँ, आवाम उनको सिलेक्ट करें जिनको उन पर एतमाद हो और वो डिलीवर करें और वो सेल्फलेस काम करें, बजाय नहीं कि हम अपने बाहर चले जाएं जाके किसी की वजह। आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी पॉलिटिशियन। आप बाहर चले जाएं, बाहर जाके फैसले शुरू कर दें और उसके बाद आप पाकिस्तान में फिर आ जाएं टाइम के ऊपर। ये चीज़ें हमें अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। एवरीबडी, मैं तो कहता हूँ पॉलिटिशियन का बिजनेस बाहर नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिशियन का अकाउंट बाहर नहीं होना चाहिए, ताकि देश का अकाउंट। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वक्त अब खत्म हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग डिबेट। मेन इशू पाकिस्तान का हम बार बार आइडेंटिफाई करते हैं, देयर इज अ सीरीज ऑफ इश्यूज। प्रॉब्लम यह है कि आपको अपनी डायरेक्शन का तयन करना है। जब डायरेक्शन आपकी ठीक होगी तो उसके बाद ही इश्यूज़ की बारी आएगी। अभी तो ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे क्वागमायर में हैं जहाँ पे हम डायरेक्शन के ऊपर ही सर्टेन नहीं है कि एग्जैक्टली हमने किस डायरेक्शन में जाना है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।